हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जगदीप बर्थवाल बायोलॉजी ट्यूटोरियल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। खासकर हम लोग इस वीडियो में बर्थ कंट्रोल मेथड्स की बात करेंगे और कुछ एसटीडीज की बात करेंगे, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की बात करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो अगर आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन को समझाना हो तो कैसे समझाएंगे आप? रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि अगर हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझाना हो तो उसमें हम रिप्रोडक्शन से जुड़े हुए सारे पहलुओं को इंक्लूड करेंगे, जिसमें हमारा फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग की बात होती हो। ओके, आप ये कह दो कि किसी पर्सन को कोई बीमारी नहीं है इसलिए वो हेल्दी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इट मे बी वो दिमागी रूप से दिमाग में कुछ टेंशन चल रहा है उसको, तो वो हेल्दी कैसे हो सकता है? अगर आपका दिमाग में कुछ टेंशन चल रहा है तो आप कोई भी काम को ढंग से नहीं कर पाओगे। तो एक हेल्दी पर्सन होने के लिए हम सारे पहलुओं को देखते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, फिजिकली भी वो ठीक होना चाहिए, मेंटली ठीक होना चाहिए और सोशली भी। तो ये सारे एस्पेक्ट हम इंक्लूड कर देते हैं। अब खासकर हमारी क्लास 10th में जो हमें पढ़ने को मिलता है इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले पोर्शन में, वो है हमारा बर्थ कंट्रोल मेथड्स। आपको पता है जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है, एक प्रॉब्लम तो ये भी आबादी बढ़ रही है, रिसोर्सेज कम है। साथ ही साथ जब सेक्सुअल एक्ट की बात आती है तो सेक्सुअल एक्ट में आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं और प्रेगनेंसी का इफेक्ट कहीं ना कहीं जो फीमेल है उसकी हेल्थ पे भी पड़ता है। ओके, और उसकी मेंटल जो हेल्थ है उस पे भी पड़ता है। तो फीमेल सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। तो अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है तो उसको हम कैसे अवॉइड करें, तो उससे रिलेटेड कुछ बर्थ कंट्रोल मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे बैरियर मेथड्स, केमिकल मेथड्स, आईयूसीडी एंड सर्जिकल मेथड। बर्थ कंट्रोल मेथड्स की बात करते हैं। जब हम बर्थ कंट्रोल मेथड्स की बात करते हैं तो सबसे पहला आपका बर्थ कंट्रोल का मेथड है बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड में बात करें तो हमारे पास दो फिजिकल डिवाइसेस हैं, एक है कॉन्डोम्स, दूसरा है डायफ्राम। कॉन्डोम्स बेसिकली मेल के केस में देखेंगे, यानी कि ये मेल द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, और जब डायफ्राम की बात करते हैं तो इसे फीमेल यूज करती है। ओके, सो कॉन्डोम क्या करता है? आपके कॉन्डोम के केस में मेल अपने पेनिस को कवर कर लेता है कॉन्डोम से। ओके, और फीमेल की बात करें तो ये डायफ्राम है। डायफ्राम को ये वजाइना से अंदर इंसर्ट करके आपका जो सर्विक्स वाला पार्ट है वहां पे इसको फिजिकली इंसर्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है? दोनों केस में, चाहे कॉन्डोम हो चाहे डायफ्राम, ये कैसे हमारी हेल्प कर रहे हैं? ये आपके स्पर्म को एग तक नहीं पहुंचने देते, उनके बीच में एक तरह से बैरियर का काम करते हैं, एक तरह का अवरोध, ताकि स्पर्म आपके एग तक ना पहुंच पाए और फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन ना हो पाए। और जब फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फीमेल के प्रेग्नेंट होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। नेक्स्ट जो मेथड है वो है हमारा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड्स की जब बात करते हैं तो इसमें हम पिल्स, दो टाइप की पिल्स की बात करते हैं। पहली पिल है आपकी ओरल पिल्स। नाम से ही पता चल रहा है, पिल्स जनरली हम इसको गोलियां कहते हैं। ओरल पिल्स है तो आपकी फीमेल इसको ओरली लेती है, माउथ के थ्रू इसको खा लेती है। ओके, साथ ही साथ दूसरी जो पिल है वो है आपकी वेजाइनल पिल्स। वेजाइनल पिल्स क्या है? वेजाइनल पिल्स वेजाइना के थ्रू अंदर इंसर्ट की जाती है मैन्युअली। ओके, और ये वेजाइना पिल क्या करती है? ये एक तरह की स्पर्मिसाइड्स है। स्पर्मिसाइड्स की जब हम बात करते हैं दैट मींस ये स्पर्म को किल कर देती है, और जब स्पर्म को ही किल कर देगी, स्पर्म को ही मार देगी, तो नेचुरल सी बात है फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन जैसी कोई चीज तो होने वाली नहीं है। ऐसी आपकी ओरल पिल है, ये भी प्रिवेंट करती है आपकी प्रेगनेंसी को। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये 12th तक पढ़ने को मिलेगा, और वो है आपका इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसको हम जनरली IUCD कहते हैं। और जब हम इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की बात करते हैं तो इसमें जो हम जनरली बात करते हैं कॉपर टी की। तो कॉपर टी को डॉक्टर के द्वारा लगाया जाता है। ओके, डॉक्टर उसको वेजाइना के थ्रू अंदर इंसर्ट करता है और आपके यूट्रस वाले रीजन में इसको लगा देता है, इंप्लांट कर देता है। ये कॉपर टी करती क्या है? एक तो ये प्रिवेंट करती है क्या? इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग इन द यूट्रस। आपका जो फर्टिलाइज्ड एग है
वो आपके यूट्रस में इंप्लांट ना हो पाए। साथ ही ये स्पर्म की मोटिलिटी को भी कम कर देती है, स्पर्म को किल भी कर देती है। ओके, चौथा जो मेथड है वो है हमारा सर्जिकल मेथड। अब देखिए, जब सर्जिकल मेथड की बात करते हैं तो दो टाइप के सर्जिकल मेथड देखने को मिलते हैं, मेल का अलग है, फीमेल का अलग है। अगर हम मेल्स की बात करते हैं तो मेल्स में हम वासेक्टोमी हमारा सर्जिकल मेथड है। इसमें क्या होता है, जो आपकी स्पर्म डक्ट है या वास डिफरेंस है उसको बीच में से काट दिया जाता है, थोड़ा सा कट लगा दिया जाता है, और कट लगाने के बाद उसको फिर बांध दिया जाता है। और जब कट लगा के बांध देंगे तो आपको पता है स्पर्म डक्ट हो गई या कह लीजिए वास डिफरेंस हो गई, वो करती क्या है, वो टेस्टिस से स्पर्म को कैरी करके ले जाती हैं। ओके, सो स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। अब जब आपने उसी रास्ते को काट दिया, उसी ट्यूब को काट दिया, या वास डिफरेंस कह लीजिए, या आप कह लीजिए आपने स्पर्म डक्ट को काट दिया है, तो स्पर्म आगे मूव ही नहीं कर पाएंगे, और जब स्पर्म मूव नहीं कर पाएंगे तो वो फीमेल एग तक नहीं पहुंच पाएंगे, और ना ही कोई फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन होगा। साथ ही साथ फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में हम जो मेथड यूज करते हैं सर्जिकल, वो है ट्यूबेक्टोमी। और ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, जो आपकी ओविडक्ट है या कह लीजिए फैलोपियन ट्यूब, उसमें छोटा सा कट लगाया जाता है और फिर उसको बांध देते हैं। और कट लगा के बांध दिया अगर हमने फैलोपियन ट्यूब या आपकी ओविडक्ट को, तो होगा क्या, ओवरीज ने अगर एग रिलीज भी किया तो वो आगे मूव नहीं कर पाएगा, आगे आपके ओविडक्ट तक नहीं पहुंच पाएगा, और स्पर्म अगर आ भी गया तो फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन की कोई संभावना रहेगी नहीं। तो इस तरीके से हम वासेक्टोमी के थ्रू या ट्यूबेक्टोमी के थ्रू भी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को देख लेते हैं, और पहले उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें, एग्जाम में आ जाए कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या एसटीडी को समझाओ, एक्सप्लेन करो, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, द डिजीजेस विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, और वी कैन से एसटीडी। यानी कि ये डिजीज कैसे फैलते हैं, अगर सेक्सुअल कांटेक्ट बनाया जाए किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, यानी कि कोई हेल्दी पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाएगा तो उसको एसटीडी हो जाएगा। ओके, कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। पहला एड्स, जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं, ये एक तरह की एसटीडी है। सेकंड सिफिलिस, नेक्स्ट है गोनोरिया, हार्पिस एटसेट्रा, ये हमारे कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं। देखिए, बोर्ड में काफी बार आपसे ये पूछा जाता है कि ये बताइए एड्स कैसे फैलता है। अब एड्स होने के क्या क्या कारण हैं, उनको जानने से पहले एक पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने अभी बैरियर मेथड पढ़ा। जब हमने बैरियर मेथड्स पढ़े तो उसमें हमने कॉन्डम्स पढ़े और डायफ्राम पढ़े। तो कॉन्डम और डायफ्राम आपके एसटीडी से भी बचाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये एसटीडी से भी हमें बचाते हैं, कॉन्डम एंड डायफ्राम। सेकंड हमने आईयूसीडी पढ़ा, यानी इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में हमने कॉपर टी पढ़ा। तो कॉपर टी प्रिवेंट तो कर देगी आपकी प्रेगनेंसी को, यानी कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट तो कर देगी, लेकिन वो एसटीडी से नहीं बचाती। यानी कॉपर टी लगा लिया तो उसका मतलब ये नहीं कि एसटीडी से भी वो फीमेल को बचा लेगी। ओके, सो वो प्रेगनेंसी को तो प्रिवेंट कर देगी, लेकिन एसटीडी से आपको नहीं बचा सकती। अब आते हैं हम इस पे कि एड्स होने के क्या क्या कारण है। पहला कि आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया ऐसे पर्सन के साथ जिसको एड्स था। सेकंड, अगर मदर को एड्स है और उसका बेबी होने वाला है तो मदर से उसके बेबी में होने की संभावना है। नेक्स्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान, यानी कि किसी बंदे को खून की जरूरत थी, एक्सीडेंट हो गया, खून की जरूरत थी, और ऐसे बंदे को अगर इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड चढ़ा दें, ऐसे पर्सन का ब्लड चढ़ा दें जिसको एड्स है, तो भी उस बंदे को एड्स हो जाएगा। और चौथा, आपने ऐसी सिरिंज का यूज किया, यानी कि ऐसी सिरिंज का यूज किया जिसका यूज पहले किसी एड्स वाले पर्सन ने किया हो, जिसको एड्स था, तो भी आपको एड्स होने की संभावना है। तो ये कुछ कारण है जिसके द्वारा एक नॉर्मल पर्सन को, एक बेचारे हेल्दी पर्सन को भी एड्स हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर यही खत्म होता है। मोस्टली जितने भी मेन टॉपिक थे हमने सारे कवर किए हैं। एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक दिए हमने सारे कवर के लिए हैं। अगर कोई टॉपिक या कोई पॉइंट बचा हो तो प्लीज आप मुझे बताइएगा
कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, एक वीडियो हम उस पर बना देंगे जो पॉइंट्स गलती से छूट गए हैं। वैसे तो सारे पॉइंट्स जितने एनसीईआरटी में दिए हैं मैंने सारे कवर कर लिए हैं विद डायग्राम्स, जहां जहां पे डायग्राम की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। मिलते हैं, बाय बाय।